अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंबई के मशहूर व मारूफ डॉक्टर किशोर कुसाले हमें हज के बारे में, हेल्थ के बारे में बताएंगे कि सेहत अच्छी है तो हज अच्छा है। उसके बारे में हमें बताएंगे, समाअत फरमाएं। मैं डॉक्टर किशोर घोषाले एमबीबीएस और एमएस हूँ। केईएम हॉस्पिटल में एनाटॉमी डिपार्टमेंट का प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। बम्बई में मैं पाँचों कॉलेज में काम किया है मैंने, यानी कि जीजे हॉस्पिटल, केईएम हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल और कूपर हॉस्पिटल। ये चारों हॉस्पिटल में मैंने एनाटॉमी डिपार्टमेंट संभाला है। और बृहन्मुंबई महानगर पालिका जो हमारी बम्बई में है, उसके डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो लेक्चर्स रहते हैं उसमें मैंने बॉडी डोनेशन के ऊपर लेक्चर्स दिए, फर्स्ट एड के ऊपर लेक्चर्स दिए और मानवीय शरीर कैसा रहता है उसके ऊपर भी मैंने लेक्चर्स दिए। और मैं 1992 से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। मेरे 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट्स एमबीबीएस की अभी डॉक्टर्स हो गए, वो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड है। तो अभी डॉक्टर साहब ने तो सब बता दिया है, मैं वापस उसको दोहराना चाहता हूँ। ये लेक्चर शुरू करने के पहले मेरी सभी ट्रेनर्स से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि पहले आपकी सेहत अच्छी रखो। आपकी सेहत अच्छी रखने के बाद ही आप आपके साथ जो हजी है उनका ख्याल रखेंगे, बराबर। तो आपको आपकी सेहत अच्छी रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो आपको जो कुछ बीमारी है, आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, उसकी गोली है तो आपको लेनी ही है। और उससे सबसे महत्व का मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अपने बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी वो है स्किन। उसकी आपको देखभाल करनी है। आपके शरीर को बाहर से बीमारी न आए इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो एक तो आपका खाना, वो सबसे महत्व की बात है। खाना आपको तीखा या मीठा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पानी उबाल के पीना चाहिए। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि उबाला हुआ खाना आप खाना चाहिए, स्टीम किया हुआ खाना आपको खाना चाहिए। सेहत अच्छी रही तो ही आप अपने हज यात्रियों का ख्याल रखेंगे। इसलिए मैं ये महत्वपूर्ण बात आपसे कह रहा हूँ, आप पहले आपकी सेहत अच्छी रखो। आपके पास सभी की चेकलिस्ट है। फर्स्ट एड में क्या लेना है वो आपको मालूम है, आपको सभी कुछ दिया गया है। इम्यूनाइजेशन क्या क्या करना है वो दिया गया है। आज का लेक्चर मैंने कोई बड़ी ऐसे बुक्स में से निकाल के रखी है, ऐसी नहीं है। क्योंकि नायर हॉस्पिटल में हमारे शेख साहब है, तो शेख साहब वहाँ पे हज को गए थे, तो उन्होंने मुझे उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स मुझे बताए और वो प्रॉब्लम्स के ऊपर मैंने स्टडी किया। और वो स्टडी करने के बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स निकाले और वो मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। अभी वहाँ का टेम्परेचर, अभी सभी लोगों ने बोला कि टेम्परेचर कितना है, तो 50 डिग्री इतना टेम्परेचर है। अभी तो ठंडी है, लेकिन जून जुलाई में 50 डिग्री होता है तो सन स्ट्रोक होता है। तो समझो आपको सूरज की किरणें यानी कि गर्मी या हीट आपको सहन नहीं होती है। और आपने बहुत एक्सर्शन किया है, बहुत काम किया है, इधर से उधर आप दौड़े हैं और थोड़ा सा आपको डर भी महसूस होता है कभी कभी। आपको आपके बदन का पानी भी कम हो चुका है, डिहाइड्रेशन हो चुका है। तो ये सारी बातें आपको कहाँ ले जाती है? तो आप कोलैप्स हो जाते हैं। तो कोलैप्स हो जाते हैं तो आपको डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं आप। लेकिन उसके पहले क्या करना है? सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या करना है, तो वो 3 से 4-5 मिनट है आपके पास साथ, दैट इज कॉल्ड एज गोल्डन पीरियड। वो गोल्डन पीरियड में आपको सीपीआर देना है। सीपीआर में यानी इसका मतलब क्या? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो यानी कि हार्ट, पल्मोनरी यानी कि लंग्स, रिससिटेशन यानी उनको
दोनों को एक साथ आपको जगाना है। मैं ये सिंपल बात कह रहा हूँ आपको। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन में इंग्लिश में बोलूँगा तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन उसको आपको जगाना है, आपको पूर्ववत लाना है। तो वो कैसे लाने का, इस क्रिया को बोलते हैं सीपीआर। तो हमारे यहाँ पे बम्बई के दो सर, प्लीज़ यहाँ पे आ जाओ। डॉक्टर साहब आप यहाँ पे आ जाओ प्लीज़। तो सीपीआर कैसे करते हैं सभी को मालूम है? हाथ ऊपर कीजिए प्लीज। सर, लोखंडे सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये गोल्डन पीरियड आपके पास है। 5 मिनट आपके पास है, 5-6 मिनट। आज 5-6 मिनट में समझो उनकी सांस नहीं फूल रही है, सांस बंद है। उनका पल्स जो है, पल्स नहीं है, पल्स यानी कि ब्लड वेसल जो यहाँ पे रहती है, दैट इज कॉल्ड एज कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पे है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, यहाँ पे है, ये सब नस है, नस दबाने के लिए, ये दैट इज रेडियल आर्टरी। ये सब आपको देखना है वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, पल्स कर रही कि नहीं है। उसके बाद में आपको देखना है कि हार्ट चल रहा है कि नहीं। तो आपको ऐसा लगा कि छाती नहीं फूल रही और हार्ट नहीं चल रहा है, तो आपको वो उसमें सीपीआर देना है, देने के कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो वो कैसे देना है, आप पहले ये जांच कीजिए उनका हार्ट और लंग्स काम नहीं कर रहे, तो उसको पहले पेशेंट को लेटाइए। सर उठेगा, लेटे। कोई वॉलंटियर आएगा प्लीज, कोई भी आ जाओ सब, इनके लिए ताली बजाइए। तुम्हारे के पास वीडियोस भी रहेंगे। हाँ, ओके। आपका नाम क्या है? हुसैन अंसारी। काजी साहब अभी आप पेशेंट होंगे और हुसैन अंसारी साहब डॉक्टर होंगे। विदाउट परमिशन उनसे बोला है कि पेशेंट और डॉक्टर। पहले आप तो हुसैन साहब, आप पहले बताइए आप क्या क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं? आप कैसे करने वाले हैं सीपीआर? नहीं, बोल दो, चलेगा ना? पहले आपको क्या करना है कि पेशेंट के राइट या लेफ्ट साइड में जाके आपको खड़ा रहना है। बाद में अपने घुटनों पे आपको बैठना है पेशेंट के सामने। घुटनों पे बैठने के बाद आपको ये हाथ जो है ये पूरा ऐसा फैलाना है, ये इसको बोलते हैं वेब स्पेस। उसके बाद में दूसरे हाथ का ये जो पंजा है वो ऐसे पकड़ना है और इधर से आपको छाती के सेंटर में दबाना है। दबाना कैसे है, तो स्ट्रेट अवे कैसे करके दबाना है, आप जरा दिखाएंगे? करो हेल्प करो, ज्यादा मत दबाओ। जरा माइक मिलेगा बेटा, माइक मिलेगा? तो पहले उसे पूछिए आपका नाम वगैरह, वो कुछ बताएगा नहीं क्योंकि उसका हार्ट और लंग्स नहीं चल रहा है। तो बाद में आपको हाथ की पोजीशन लेनी है, आपको बैठना है। बैठने के बाद आपको प्रेस करना है। 1 मिनट में 72 बीट्स पर मिनट अपने हार्ट रेट है, तो आपको 1 मिनट में 120 बार आपको दबाना है, लेकिन वो सिर्फ 2 इंचेस यानी कि 5 सेंटीमीटर, इतना ही, पूरा दबाने का नहीं है, तो यू विल फ्रैक्चर द रिब्स। तो आपको वो भी देखना है कि कैसे करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, जब कोई पेशेंट फेंट कर गया, बेहोश है, हमें सबसे पहले उनसे पूछना है कि पहले तो उनको सीधा कर देना है। टाइट कपड़े, अगर बेल्ट वगैरह है, बेल्ट वगैरह अगर है तो उसको लूज करना है, कपड़े उनके लूज करने हैं, बटन वगैरह है ये सब तो खोल देना है। पूछना है कि आप कैसे हैं,
बेसिकली पर्पज क्या है, हमें याद रखना है ABCD। A फॉर एयरवे, एयर मतलब जिससे हम सांस लेते हैं, हवा अंदर लंग तक जाती है। B फॉर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मतलब सांस के मूवमेंट्स। एयरवे और ब्रीथिंग एक ही चीज नहीं है। एयरवे क्या है, रास्ता है जो हवा जाएगी। ब्रीथिंग क्या है, सांस का एक्शन है। और तीसरा होता है C, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब ब्लड सप्लाई जो है, जो ब्रेन को जाना है। और दूसरा होता है डी फॉर डिसेबिलिटी, हम बाद में बात करेंगे, ABC के भी बात करते हैं। तो सबसे पहले एयरवे पेटेंट है कि नहीं है वो जानने के लिए हम पूछेंगे नाम। अगर वो होश में नहीं है, अगर उनको वो नाम बता रहे हैं मतलब एयरवे ठीक है, क्योंकि हवा यहाँ से आएगी तब भी आवाज आएगा, लेकिन नहीं बता रहे हैं तो एयरवे ठीक नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, उनका इसका पहले वो फेस को सीधा करना है। एक्चुअली ये एक बड़ा ये जो CPR है ना, ये ऐसे शॉर्ट कोर्स तो बड़ा मुश्किल है बताना, और मेरे ख्याल में इसका एक स्ट्रक्चर्ड सेपरेट लेक्चर होना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी बात ना बताएं जो आपको कम समझ में आए और सिक पेशेंट को और आप गलत तरीके से करके उनको वो कर दें। तो बेसिकली मेरा ये छोटा छोटा बात बताता हूँ। सबसे पहला क्या है कि एयरवे देखना है कि उनका एयरवे ठीक है कि नहीं, मुंह में कोई इंजरी हो गया है अगर, या फिर यहाँ पे अगर चेस्ट ऐसे है तो उसको कोशिश करना, बट इसके एट द सेम टाइम उनके अगर स्पाइन में कोई इंजरी है तो सबसे पहले कॉलर लगा देना है। उसके बाद ब्रीदिंग देखना है। रुकिए अभी मतलब सीधा आदमी नहीं बता रहा हूँ सर, मैं उसके बाद आ जाऊंगा। तो एयरवे क्लियर है कि नहीं है, सांस जा सकता है कि नहीं जा सकता है। दूसरा है ब्रीदिंग, चेस्ट मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरा है सर्कुलेशन। तो उसके पहले क्या है कि सर्कुलेशन देखने का बेस्ट तरीका है पल्स। अगर पल्स आ रहा है मतलब सर्कुलेशन है, पल्स नहीं आ रहा, पेशेंट अनकॉन्शियस है तो सर्कुलेशन नहीं है। तब हमें चेस्ट कंप्रेशन करना है। चेस्ट कंप्रेशन करने का जो तरीका है वो ये है कि इसको ऐसे पकड़ना, हाथ सीधा एकदम रहेगा, ऐसे हाथ ऐसे नहीं होगा, कभी ताकत नहीं जाएगा, हाथ ऐसे सीधा होगा और सेंटर ऑफ द चेस्ट। सबको दिमाग में रहता है हार्ट तो बाएं तरफ होता है, बाएं तरफ हाथ रखा और कंप्रेस करने लगा, वो नहीं करना है, सेंटर ऑफ द चेस्ट पे करना है। और आइडिया इज टू मूव द हार्ट द चेस्ट वॉल अप टू एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर डाउन। कई बार रिब फ्रैक्चर भी हो सकता है, लेकिन जान बचाने के लिए रिब फ्रैक्चर अलाउड है। ये करना है। ये कितने बार करना है पर मिनट? 120 बार करना है। और ये सेंटर में जो बोन है इसको बोलते हैं स्टर्नम और रिब्स। उसके लिए यहाँ पे सेंटर में देते हैं, लेफ्ट या राइट में नहीं देते, सेंटर में देके उसको इतना प्रेस करने का कि जो प्रेस करते हैं वो 120 बार मिनट में, 120 बार, और थोड़ा इंटरवल। और ये देखना है कि वो पेशेंट कितना बूढ़ा है। समझो बहुत बूढ़ा रहेगा तो उसका क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन आपको उसके हिसाब से आपको उनको प्रेस करना है। प्रेस कीजिए सर। अपने स्टेबल होना है घुटनों पे। उसके बाद सब कुछ क्लियर करना है, स्टेट जैसे क्या सेंटर पे रखना है और पुश करना है। और साथ साथ में रेस्पिरेशन का भी तो है ना, सेंटर में ऐसे प्रेस करना है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। समझो ये हुआ नहीं तो आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी दे सकते हैं। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन यानी कि मुंह में आप मुंह डाल के, बीच में आप आपका रुमाल भी डाल सकते हैं। रुमाल डाल के आपको सांस खींचनी है अंदर, आपके अंदर खींचनी है, सांस छोड़नी नहीं है, अंदर। हाँ, ऐसे आपको सांस अंदर से खींचनी है। तो आप समझो उसके बीच में कोई रहेगा, कुछ पार्टिकल रहेगा या कुछ रहेगा, तो वो बाहर निकल आता है और वो सांस चलने लगती है। तो ये कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज ओनली फॉर 5 to 6 मिनट्स। उसके बाद वो आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं। इन बिटवीन हमको एम्बुलेंस को भी बुलाना है, डॉक्टर्स को भी बुलाना है। ये सब करने के बाद आपको ये कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करना है और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करना है। किसी को कुछ समझा नहीं? किसी को करना चाहते हैं? कोई करना चाहते हैं? नहीं? आपको सबको दिख रहा है? तो पहले क्या करना चाहिए? घुटने के ऊपर बैठना चाहिए। बाद में हाथ अपना सीधा कीजिए। दिस इज कॉल्ड एज वेब स्पेस। ये वेब स्पेस के बीच में आपको दूसरे हाथ के जो उंगलियां हैं वो
फिट करनी है। उसके बाद में सेंटर में लेना है, सेंटर में लेके प्रेस करना है 120 बार और इंटरवल में, ये इसको कहते हैं CPR। और उसके बाद में आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करते हैं। धन्यवाद आपका, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आपका नाम? काजी कदीर फ्रॉम मुंबई। काजी, अरे मुंबई के हैं आप? मोहसिन अंसारी फ्रॉम कर्नाटका। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो ये हो गया CPR के बारे में। इसके बाद और जो सरफेस है, सरफेस वो भी हार्ड चाहिए, हार्ड और प्लेन चाहिए, नहीं तो आप कोई गद्दी पे एकदम ऐसा स्मूथ गद्दी है उसके ऊपर वो नहीं चाहिए, हार्ड सरफेस पे लेके जाना चाहिए आपको। अभी सबसे दूसरी बात, सूरज की किरणें। दोपहर में चलना आप अवॉइड करो, क्योंकि सूरज की किरणें 12 से 3 बजे तक बहुत स्ट्रांग रहती है, तेज रहती है, तो आपको स्ट्रोक या चक्कर आ सकता है। दोपहर में चलते वक्त अपनी टोपी आपके साथ ज़रूर रखिए, उसके ऊपर पानी के छींटे डालिए, या कोई कपड़ा है, कपड़े के ऊपर पानी डालिए और चलिए। सूरज की किरणें तेज होने के कारण आपकी आँख को भी तकलीफ हो सकती है, तो आप गॉगल्स यूज कर सकते हैं, सन ग्लासेस, लेकिन सन ग्लासेस एक ही नहीं, 2 आपको लेके जाना है। सूरज की किरणें आपको चेहरे को भी तकलीफ दे सकती है, तो आपको सनस्क्रीन भी यूज करना है चलते। और सबसे गर्मी में सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी जांघ, जो है जांघ के बीच में जो स्किन है वो घिसने के वजह से आपकी वो लाल जांघ हो जाती है, उस स्किन, और वहाँ फोड़े आ सकते हैं और इतना दर्द होता है, आपको चलने को ही नहीं होता है। तो उसके लिए आपको पेट्रोलियम जेली यानी कि वैसलीन लगाना है या एंटी फंगल लगाना है। अभी खिलाड़ी लोग बॉडी ग्लाइड करके क्रीम लगाते हैं, ये भी वैसलीन जैसा ही है, इससे स्किन मॉइस्ट रहती है। आप कभी जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो आप सूती कपड़े, वाइट कपड़े, ढीले कपड़े यूज़ कीजिए। इन्फेक्शन उससे आपका बदन का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है आपके पास पेन किलर्स भी थोड़े से होने चाहिए, यानी कि अपना पैरासीटामोल, डाइक्लोनैक नहीं, क्योंकि उसका रिएक्शन हो सकता है। पैरासीटामोल इज़ द ड्रग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सूरज की किरणों की वजह से स्किन लाल होना, फोड़े आना, कभी कभी पार्ट फूक जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन के लिए सॉफ्रोमाइसिन जो ऑइंटमेंट है वो सबसे बेस्ट है। फंगल इन्फेक्शन के लिए आपको क्लोट्रिन या कैंडिड पाउडर आप यूज कर सकते हैं। पैर में कभी कभी जलन होती है, तो डायबिटिक पेशेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो सॉफ्ट चप्पलें पहने। पानी के बारे में सर ने तो बताया, सूरज की किरणों की वजह से अपने बदन में पानी कम हो जाता है, तो 2 से 3 लीटर आपको पानी पीना है। और पानी बाहर कैसे जाता है, तो अपने बदन में से पसीना और यूरिन से अपना पानी निकल जाता है, तो आप 3 लीटर ऐसे 4 लीटर भी यूज़ कर सकते हैं अपने बदन के लिए। सर ने अभी कहा कि दांत का दर्द बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका दांत का दर्द इतना सहन नहीं होता है, मीन्स प्रेगनेंसी का जो दर्द है, दैट दर्द इज सिमिलर टू दांत का दर्द। तो आपको दांत के जो ट्रीटमेंट है वो आपको पहले ही लेनी है। मैं ट्रेनर को भी बोल रहा हूँ और हर्ष वालन को भी बोल रहा हूँ। आपके पास चश्मा रहेगा तो एक्स्ट्रा चश्मा लो, क्योंकि सर ने अभी बताया चश्मा आपको कभी टूट गया तो आपको एक्स्ट्रा भी लेना है। अम्ब्रेला, छतरी का भी यूज़ करना है आपको। बार बार बैठना है, बैठने का रहेगा तो आप फोल्डिंग चेयर या स्टूल आपके साथ रखो। व्हील चेयर का भी आपको उन्होंने बता दिया है। समझो आपका हाथ का फ्रैक्चर हो गया, तो आप क्या करेंगे? हाथ का फ्रैक्चर हो गया तो आप क्या करेंगे? आप हाथ देखिए, समझो वो नॉर्मल है, ठीक है। समझो एक फ्रैक्चर का पॉइंट ऊपर है और दूसरा फ्रैक्चर पॉइंट नीचे है, तो उसे सिर्फ आप
खींचिए, वो बोन को एक साथ लेके आइए और उसके बाद उसके ऊपर बैंडेज चढ़ाइए और फिर डॉक्टर के पास लेके जाइए। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कभी पट्टी फुट पट्टी रहती है, अपने स्कूल में फुट पट्टी रहती है, वो पट्टी बांध के यहाँ पे वो लेके जा सकते हैं आप डॉक्टर्स के पास। आपको कई बीमारी है तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, तो आपके साथ एक पर्ची होना ज़रूरी है। हॉस्पिटल का नाम, डॉक्टर का नाम, कंसल्टेंट का नाम, उनका फ़ोन नंबर, एक पर्ची आपके बैग में या आपके खीसे में रहना बहुत ज़रूरी है। समझो आपको खून की उल्टी आई, समझो आपको खून की उल्टी आई है, तो आप क्या करेंगे? खून बाहर आ रहा है तो आप क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं कर सकता है, चलो डॉक्टर के पास, तब तक उसको खून बहता रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर रहता है। क्लॉटिंग फैक्टर एक फैक्टर रहता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है ब्लड को क्लॉट करना है। तो आपको खून बाहर आ रहा है, उल्टी में से खून बाहर आ रहा है, यानी कि वो इसोफेगस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से बाहर आ रहा है, तो आपको जो ब्लीडिंग जहाँ से हो रहा है वो बंद करना है। तो आपको क्या करना है, सीधा ठंडा पानी उनको पिलाना है, या बर्फ़ जो है, बर्फ़ उसको तोड़ के पानी में डाल के उसको पिलाना है। बर्फ़ का जो टेम्परेचर रहता है वो 0 रहता है, टेम्परेचर कम रहता है तो उसकी वजह से अंदर की जो ब्लड वेसल्स है वो गुठली बन जाती है, ब्लॉक हो जाती है और वो ब्लड क्लॉट हो जाता है। उसकी वजह से ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है, बाद में इसको आप डॉक्टर के पास उनको लेके जाइए। फ्लाइट एंड क्लॉट लेग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका 6 घंटा 7 घंटा आपको फ्लाइट के साथ जाना पड़ता है। तो आपको क्या करना है कि आपका इकोनॉमी क्लास सीट रहती है तो वो बहुत छोटी रहती है, कोई लंबे रहते हैं, तो उसकी वजह से आपके जो पोटरी रहती है, पोटरी पैर के, उसमें क्लॉट जमा हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो वो न होने के लिए आपका जो पैर है, पैर का पिछला भाग, वो पिछला भाग नीचे रखिए और जो आपकी उंगलियां हैं वो उंगलियों के सिर्फ ऐसा कीजिए करके उसको हिलाइए। दैट इज द एक्सरसाइज फॉर नॉट हैविंग डीप वेन थ्रोम्बोसिस। आपको ये जो गुठली बनती है वो न होने के लिए आप ये एक्सरसाइज करना चाहिए। मैंने अभी बताया कि आप बहुत खुश होते हैं कि मुझे जाना है, चलो नया सब लेते हैं, नई चप्पल लेके जाते हैं। कभी कभी नई चप्पल लेते हैं तो नई चप्पल लेने के बाद आपको अच्छा लगता है, चलो, लेकिन बाद में वो नई चप्पल के साथ अपना रैपो नहीं रहता है। तो वो नई चप्पल की वजह से आपके पैर में कभी कभी छाले पड़ जाते हैं, कभी कभी वो इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी फोड़े आ जाती है। तो वो नई चप्पल, मैं तो कहता हूँ नई चप्पल आप पहले यूज़ करो, नहीं तो जूनी दो चप्पल है वो लेके चलो। चप्पल न डालते बाहर मत घूमो, अभी सर ने बताया, क्योंकि रेत मिट्टी इससे आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है। सफ़र में जो पानी आप लेके जाते हो वो ठंडा नॉर्मल करके समझो, उसके साथ में आपने इलेक्ट्रॉल पाउडर डाल दिया या पानी या नमक, पानी में नमक और शुगर डाल के मिक्स करके आपने पिया, दैट इज कॉल्ड एज ORS। तो वो आप साथ में ले जा सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग बेस्ट हो, बेस्ट BEST, बराबर, बेस्ट हो कि नहीं? आप सब लोग बेस्ट हो, यस और नो? तो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, आप बेस्ट रहो। बेस्ट यानी गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट का इंपॉर्टेंट क्या है? B इज ब्रीथ वेल। ब्रीथ वेल यानी कि आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम कभी करते हैं? सुबह में प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम यानी कि अनुलोम विलोम कब करते हैं? तो सुबह, क्योंकि हवा अच्छी रहती है, उसमें प्राणायाम करते हैं।
दूसरा बी मैंने कि बी फेथफुल। सभी यात्री हाजी फेथफुल चाहिए, प्रामाणिक चाहिए। जो कुछ हो रहा है अपने बारे में वो परफेक्ट बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आगे दिक्कतें हो जाती है। ये है बी, ब्रीथ वेल एंड बी फेथफुल। दूसरा है ई, बी ई यानी कि ईट वेल। ईट वेल यानी कि खाना, सात्विक खाना, संतुलित आहार आपको लेना है। अभी आप कहेंगे सर मटन चिकन खाओ क्या, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। और सबसे डेंजरस मुझे लगता है यानी वो मैंने कि चटनी में जो पानी आप मिलाते हैं, चटनी में जो कुछ पानी मिलाते हैं वो वी डोंट नो व्हाट इज इट एग्जैक्टली। तो आप वो लेना है कि नहीं आप सोचो, नहीं तो आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और आपको डायरिया डिसेंट्री हो सकता है। तो डायरिया डिसेंट्री के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो ORS पाउडर आपके पास है, वो यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा तीखा मीठा नहीं खाना चाहिए, पानी उबाल के पीना चाहिए और उबला हुआ खाना खाना चाहिए। ये इसमें ईट वेल, एस दूसरा एस का स्लीप वेल। ये सबसे खतरनाक चीज़ है जो हम नहीं करते, बराबर है। सोना अपन नहीं सोते हैं क्योंकि 8 घंटा सोना, आपको रोज 8 घंटा सोना ही है। नहीं 4 घंटे पहले और 4 घंटे बाद में सोता हूँ, गलत बात। ये नहीं हो सकता क्योंकि 8 घंटा आपको सोना है। आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है वो आपको इंप्रूव करते रहता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इन योर ब्रेन। एंड एस स्लीप वेल। दूसरा है जो कोई आप स्टेटमेंट देने वाले हैं, आप स्टेटमेंट देने वाले हैं टू द हाजिज को, आप जो कोई स्टेटमेंट देने वाले, इट शुड बी परफेक्ट। नहीं तो वो हाजी क्या बोलेगा कि अरे वो हमारा ट्रेनर बराबर नहीं है। तो आप कोई भी स्टेटमेंट देने वाले वो परफेक्ट चाहिए, फेथफुल चाहिए और वो झूठ नहीं चाहिए, परफेक्ट चाहिए। समझो आपको मालूम नहीं रहेगा तो पता करके मैं आपको बोल देता हूँ, ऐसे बोलना चाहिए आप। लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट है टी, थिंक वेल। आपकी सोच अच्छी चाहिए, आपको वो मोमेंट पे क्या करना है, वो मोमेंट पे आपको क्या एक्शन लेना है, वो आपके ऊपर निर्भर है क्योंकि आप कैप्टन हो, बराबर ना। आप कैप्टन हो तो आपको वो थिंक वेल आपको करना ही है। और दूसरा टी यानी कि टाइम मैनेजमेंट। जो टाइम मैनेजमेंट अपने को चाहिए वो आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आपके जो हाजी है उनका सफ़र सुहाना, आनंदी और खुशहाल रहेगा। तो मैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय हज कमेटी ऑफ इंडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये लेक्चर देने के लिए मुझे यहाँ मौका दिया। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और जय हिंद। मैं ये मेरे पास बहुत परिचय है, सभी डॉक्टर साहब ने कवर किए, उसके लिए मैंने जो नहीं है वो कवर किया। लेकिन आप बेस्ट को ना भूलिए, BEST, बेस्ट को ना भूलिए। और दूसरी बात ये है जो बेस्ट है, जो हमारे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर KEM हॉस्पिटल में थे, उन्होंने मेरे को ये बेस्ट दिया है। वो कहते हैं मरीज की मुस्कुराहटों पे हो निसार, मरीज का दर्द मिल सके तो ले उधार, मरीज के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, डॉक्टर उसी का नाम है, डॉक्टर उसी का नाम है, डॉक्टर उसी का नाम है। धन्यवाद। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक।